अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी लाश नाग, पहला हिस्सा। कब्र की दीवार का तख्ता खुल गया था। केटी को दूसरी तरफ से ताज़ा हवा के साथ पुरस्कार सी खुशबू आई। दूसरी तरफ अंधेरा इतना गहरा नहीं था, वहां धुंध सी फैली हुई थी। उस धुंध में केटी को इंसानी साए चलते फिरते नजर आए। केटी के लिए कब्र पहले ही बंद हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से कब्र के पत्थर को ऊपर से हटाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही थी। कब्र से निकलने का यही का रास्ता रह गया था। चुनाचे केटी कब्र की उस खिड़की में से दूसरी तरफ आ गई। उसके पांव किसी नरम चीज से टकराए। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि उसके पांव के नीचे रेशमी कालीन बिछा था। कालीन पर कदम रखते ही अंदर धुंध में हरकत करते हुए इंसानी साए वहीं रुक गए। ये 3-4 साए थे जो सफेद और धुंधले धुंधले थे, और एक साया केटी की तरफ बढ़ा। केटी को अब उस साए का सांस सुनाई देने लगा। यही वो सांस था जिसकी आवाज केटी ने कब्र के बाहर दरख्तों में से गुजरते भी सुनी थी। तब केटी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ किस लिए कैद किया गया है? क्या तुम आलमे अरवाह की मखलूक हो? इंसानी साया केटी के करीब आकर रुक गया। उस साए की आंखें ऐसी थी जैसे पानी में डूबी हुई हों। उसके होंठ, कान और नाक नजर नहीं आ रहे थे। सर भी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। केटी ने जब दूसरी बार अपना सवाल दोहराया तो इंसानी साए ने घूमकर अपने पीछे खड़े सायों की तरफ देखा। उनमें से एक साए ने अपना सफेद धुंधला हाथ बुलंद किया। एक बिजली सी चमक कर बुझ गई और केटी की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसकी नजरें तेज रोशनी की वजह से अपने आप बंद हो गईं। जब दोबारा केटी ने आंखें खोली तो वो उस कब्र में नहीं थी। केटी ने हैरत से इधर उधर देखा। वो एक सहरा में खड़ी थी। रात का वक्त था। रेत के ऊंचे नीचे टीले उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। एक टीले के ऊपर जर्दोदास चांद खामोश नजरों से उसे तक रहा था। आसमान पर कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का तारा था जो झिलमिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गमगीन सी पुरस्कार धुंधली सी चांदनी फैली हुई थी। केटी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कब्र से निकलकर अचानक उस सहरा में आ गई है जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। केटी को उस फ्लैशबैक फार्मूले का ख्याल आ गया जिसको 7 बार पढ़ने से वो कदीम जमाने की किसी शख्सियत को अपनी मदद के लिए बुलाया करती थी। उसने सोचा कि उसे किसी ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहिए जो इस वीरान सहरा से उसे निकालकर उस जजीरे पर अफरासियाब और शुमाला के पास पहुंचा दे। वो मंत्र पढ़ने लगी तो उसे मंत्र याद नहीं आ रहा था। केटी ने अपने जहन पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसे वो पुरस्कार ताकतवर मंत्र भूल चुका था। केटी समझ गई कि उस पर किसी तिलिस्म का असर हो चुका है। वो खुदा का नाम लेकर जिधर चांद था उस टीले की तरफ चलने लगी कि शायद यहां से निकल जाने का कोई रास्ता मिल जाए। रेत नरम थी। केटी चलते चलते टीले की चोटी पर पहुंची तो उसे दूर किला नुमा इमारत दिखाई दी। धुंधली फीकी चांदनी में ये इमारत किसी पुरस्कार तिलिस्मी महल की तरह लग रही थी। केटी ने सोचा कि शायद इस किले में कोई इंसान रहता हो और वो उसकी मदद हासिल कर ले, कम से कम यही मालूम कर ले कि वो कहाँ आ गई है और ये कौन सी सरजमीन है। केटी किले की तरफ चल रही थी और मंत्र याद करने की भी कोशिश कर रही थी, मगर मंत्र तो उसके दिमाग से जैसे बिल्कुल ही भूल चुका था। ज्यों ज्यों किले की इमारत करीब आ रही थी केटी के दिल पर एक बोझ सा पड़ता जा रहा था। वो रुक गई। उसने फैसला किया कि वो किले की तरफ जाने के बजाय किसी दूसरी सिमत चलेगी। उसने अपने आप को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब न हो सकी। कोई जबरदस्त ताकत उसे किले की तरफ ही खींच रही थी। केटी रुक गई, मगर उसके कदम अपने आप किले की जानिब उठने लगे। केटी बेबस हो गई थी। उसके कदम अपने आप किले की तरफ बढ़ते जा रहे थे। चांद अब किले की ऊंची इमारत के पीछे छुप गया था और किले का साया सहरा की रेत पर बिछ गया था। केटी किले के साए में आई तो उसके कदम अपने आप तेज हो गए। किले के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे किसी ताकत ने उसे दरवाजे के अंदर धकेल दिया। केटी किले के अंदर दाखिल हो गई। किले के अंदर एक छोटा सा महल बना हुआ था, मगर उस महल पर मौत की खामोशी छा रही थी। किसी खिड़की, किसी रोशनदान में रोशनी नहीं थी। हर तरफ अंधेरे का राज था। एक पथरीला रास्ता महल के दरवाजे तक जाता था। केटी उस रास्ते पर चलती महल के दरवाजे के करीब आई तो पुराना दरवाजा अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। केटी अंदर जाने की बजाय वहीं खड़ी रही। दरवाजे के अंदर महल का एक बाग था जिसमें जर्द उदास रोशनी फैली हुई थी। उस बाग के पीछे महल का शाही बरामदा था। केटी बाग में आ गई। ये बाग वीरान था। घास बढ़ी हुई थी। बरामदे के सतूनों और दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं। बरामदे के फर्श पर मिट्टी और रेत की तह जमी हुई थी। साफ लग रहा था कि इस वीरान महल में सदियों से कोई इंसान नहीं आया। वो बरामदे में से गुजरती हुई एक जीने तक आई जो महल की दूसरी मंजिल को जाता था। केटी जीना चढ़कर महल की दूसरी मंजिल के बरामदे में आ गई। इस बरामदे के फर्श पर भी रेत मिट्टी की तह जमी हुई थी। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि केटी का भी जी घबराने लगा। अचानक एक चीख की आवाज इस सन्नाटे को चीरती हुई गुजर गई।
केटी एक बार तो कांप कर रह गई। चीख की आवाज किसी औरत की थी और बरामदे के कोने की तरफ से बुलंद हुई थी। चीख के बाद सन्नाटा और ज्यादा गहरा हो गया। जो कुछ भी था, केटी एक बहादुर और बेखौफ लड़की थी। वैसे भी वो खलाई मखलूक थी और अंबरनाग मारिया के साथ वो कई डरावने और खौफनाक मरहलों से गुजर चुकी थी। उसने ये मालूम करने की ठान ली कि ये चीख की आवाज किसकी थी। शायद कोई औरत किसी अजाब में गिरफ्तार थी और उसे केटी की मदद की जरूरत थी। केटी बरामदे में गुजरती उस कमरे के पास आकर रुक गई जो उस बरामदे का आखिरी कमरा था। केटी के अंदाजे के मुताबिक चीख उसी कमरे से बुलंद हुई थी। कमरे का दरवाजा बंद था और बाहर काफी वजनी जंग आलूद पुराना ताला पड़ा था। केटी ने ताले को पकड़कर जोर से झटका दिया। ताला टूट गया। उसने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा चिरचिराता हुआ खुल गया। अंदर कमरे के दरमियान में एक पलंग बिछा था जिस पर बिस्तर लगा हुआ था। सामने वाली खिड़की में से चांदनी अंदर आ रही थी। बाकी दीवारों पर भारी पर्दे गिरे हुए थे। केटी आहिस्ता आहिस्ता चलकर पलंग के पास आ गई। खिड़की से आती मध्यम चांदनी में पलंग पर पड़ी स्याह चादर के नीचे कोई शय हरकत कर रही थी। केटी चादर को उठाने ही लगी थी कि उसके कान में किसी ने आहिस्ता से सरगोशी की, जल्दी से दीवार वाले पर्दे के पीछे छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगी। ये जैसे कोई गैबी आवाज थी। इस आवाज के साथ ही बाहर बरामदे में इंसानी कदमों की चाप सुनाई देने लगी। कोई अंदर आ रहा था। केटी तेजी से दीवार पर गिरे हुए भारी पर्दे के पीछे आकर छुप गई। ये पर्दा काफी खस्ता हो गया था और इसमें कई जगहों पर सुराख बन गए थे। केटी ने एक सुराख के साथ आंख लगा दी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। ये कोई गैबी ताकत ही थी जिसने दरवाजे को दोबारा बंद करके ताला लगा दिया था। शायद ये वही ताकत थी जिसने केटी को पर्दे के पीछे छुप जाने की हदायत की थी। बाहर से ताला खुलने की आवाज आई, फिर चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाजा खुल गया। केटी ने दरवाजे पर नजरें जमा रखी थीं। दरवाजे में से एक औरत और एक मर्द अंदर दाखिल हुए। दोनों के जिस्म स्याह काले थे। उन्होंने लंबे चौगे पहन रखे थे और उनकी गर्दनों में एक एक सांप लटक रहा था। मर्द के हाथ में एक बीन थी। दोनों पलंग के आमने सामने आकर खड़े हो गए। स्याफाम मर्द ने बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की आवाज पर उसकी गर्दन में पड़ा हुआ सांप खिसक कर नीचे पलंग पर आ गया और सरहाने की जानिब कुंडली मारकर बैठ गया। स्याफाम आदमी बीन बजाए जा रहा था। फिर पलंग पर पड़ी स्याह चादर के नीचे भी हरकत होने लगी और बीन बजाते बजाते स्याफाम आदमी ने चादर एक तरफ कर दी। केटी ने देखा कि चादर के नीचे पलंग पर एक ऐसी औरत लेटी हुई थी जिसकी सीने पर एक स्याह काला सांप कुंडली मारे बैठा बीन की आवाज पर झूम रहा था। स्याफाम औरत ने भी अब अपनी गर्दन वाले सांप को पलंग पर डाल दिया। तीनों सांप पलंग पर बेहोश औरत के जिस्म पर रेंगने लगे। कितनी देर तक ये दहशतनाक खेल जारी रहा। फिर स्याफाम मर्द और औरत ने अपने अपने सांप पलंग पर से उठाकर अपनी गर्दन में डाले और कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। अब कमरे में पलंग पर लेटी हुई बेहोश औरत के सीने पर कुंडली मारकर बैठे हुए सांप ने अपना फन घुमाकर कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। केटी को शुबा हुआ कि शायद सांप ने उसे देख लिया है। केटी आखिर नाग की दोस्त या बहन थी। वो उसी सांप से मदद दे सकती थी। चुनाचे उसने पर्दे के पीछे खड़े खड़े सांप की जुबान में पूछा, ये कौन सी जगह है? मैं केटी तुमसे बोल रही हूँ जो नाग देवता की बहन है। पलंग वाले सांप ने एकदम से अपना फन ऊंचा करके पर्दे की तरफ देखा। केटी पर्दे से निकलकर सांप के पास आ गई। सांप की आंखें सब्ज थीं और वो केटी के चेहरे को टिकटिकी बांधे तक रहा था। सांप बार बार अपनी जुबान बाहर निकाल रहा था। केटी ने एक बार फिर कहा, मैं नाग देवता की बहन केटी हूँ। मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है और ये दो मर्द औरत कौन थे? ये जो औरत पलंग पर बेहोश पड़ी है ये कौन है? सब्ज आंखों वाला सांप अब भी टिकटिकी बांधे उसकी तरफ तक रहा था। केटी ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम सांपों की जुबान नहीं समझते? तब सांप के मुंह से सिसकार की आवाज निकली और उसने कहा, मैं हैरान हो रहा था कि नाग देवता की बहन यहाँ कैसे आ गई है। अब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं तुम्हें इस जगह के सारे राज बता दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ खतरा है। मेरे साथ महल के दूसरे कोने वाले कमरे में आओ, वहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। केटी ने पूछा, मगर ये सारा चक्कर क्या है? ये कौन सा मुल्क है, कौन सी दुनिया है और कौन सा जमाना है? सब्ज आंखों वाले सांप ने कहा, केटी बहन, ये वक्त इस किस्म की बातों का नहीं है। ये लोग बड़े खूंखार हैं। अगर तुम्हें इन्होंने देख लिया तो मैं भी फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इन लोगों पर सांप के कांटे का कोई असर नहीं होता। मेरे साथ दूसरे कमरे में आ जाओ। सांप ने केटी को साथ लिया और एक खुफिया दरवाजे में से गुजरकर बरामदे के आखिरी कमरे में आ गया। उस कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान तक नहीं था। दरवाजा भी पत्थर का था जो दीवार की शक्ल का था। सांप ने दीवार पर एक जगह अपनी फुंकार मारी थी, जिसके बाद दीवार जरा परे हट गई थी। कमरे में लकड़ी का एक तख्त पड़ा था। सांप ने कहा, तुम इस जगह बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। ये कहकर सांप जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। केटी ने कोठरी का जायजा लिया। यहाँ कोई रोशनदान या खिड़की नहीं थी,
लेकिन अंदर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। ये रोशनी दीवार के जर्द पत्थरों में से निकल रही थी। खुदा जाने अंदर ताज़ा हवा कहाँ से आ रही थी कि केटी को एक पल के लिए भी घुटन का एहसास ना हुआ। वो खामोशी से तख्त पर बैठ गई और सांप का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ सबज आंखों वाला सांप केटी को खुफिया कमरे में बिठाने के बाद सीधा वीरान महल की तारीकी में एक अंधेरी सीढ़ियां उतरकर छोटे से तय खाने में आ गया, जहां वही स्याफाम औरत और स्याफाम मर्द जमीन पर बैठे थे और उनकी गर्दनों में जो सांप पड़े थे उनको किसी जानवर के गोश्त के टुकड़े खिला रहे थे। सब सांप को देखते ही स्याफाम मर्द बोला, तुम यहाँ किस लिए आए हो? सब सांप ने कहा, असगर, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। नाग देवता की बहन इस वक्त हमारी कैद में है। नाग देवता से इंतकाम लेने का यह सुनहरी मौका है। स्याफाम असगर और उसकी स्याफाम औरत ने चौंक कर सब सांप की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? सब सांप ने कहा, अजीम असगर, तुम चलकर अपनी आंखों से देख सकते हो। नाग देवता की बहन इस वक्त महल के आखिरी कमरे में बंद है। उसने खुद कहा है कि वो नाग देवता की बहन है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो सांपों की जुबान बोल लेती है और उसके जिस्म से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू भी आती है। स्याफाम असगर ने अपनी गर्दन वाला सांप स्याफाम औरत के हवाले किया और बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर पता करता हूँ कि क्या ये औरत सचमुच नाग देवता की बहन है। स्याफाम असगर सब्ज आंखों वाले सांप के साथ तय खाने से निकलकर वीरान महल के बरामदे में आ गया। यहाँ आते ही स्याफाम असगर ने काले सांप का रूप बदल लिया। सबज सांप और वो दोनों केटी वाले कमरे में आ गए। केटी ने सब्ज आंखों वाले सांप के साथ एक काले सांप को देखा तो सांपों की जुबान में सबज सांप से पूछा, ये कौन है जिसे तुम अपने साथ लाए हो? सबज सांप ने कहा, नाग देवता की अजीम बहन। ये काला सांप यहाँ का खोजी है। इसे महल से निकलने और तुम्हारी दुनिया में वापस पहुंचने के सारे रास्ते मालूम हैं। असगर यानी काले सांप ने केटी को अदब से गर्दन झुकाकर सलाम किया और बोला, हाँ नाग देवता की अजीम बहन, मैं तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारी दुनिया में पहुंचा सकता हूँ। केटी ने सवाल किया, लेकिन ये कौन सी दुनिया है? ये किसका किला है और जो औरत इस कमरे में बेहोश पड़ी है वो कौन है? असगर सांप बोला, नाग देवता की अजीम बहन, ये मत पूछो कि ये कौन सी जगह है। ये ऐसी जगह है कि यहाँ अगर इंसान बदकिस्मती से पहुंच जाए तो फिर जिंदा कभी वापस नहीं निकल सकता। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अजीम नाग देवता की बहन हो और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। फिर असगर स्याफाम सांप ने केटी से उसका नाम पूछा। केटी ने अपना नाम बताया तो मक्कार असगर सांप ने पूछा, नाग देवता किस मुल्क में होगा ताकि मैं उस मुल्क में तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले चलूं? केटी ने कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना अंदाजा है कि वो इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के शुमाली इलाके में कहीं होगा। उसके साथ हमारे दूसरे दोस्त और साथी यानी अंबर, मारिया, जुलीसोंग और थ्यूसोंग भी होंगे। असगर सांप ने बड़ी चालाकी से उन तमाम लोगों की खुफिया ताकतों के बारे में केटी से मालूमात हासिल कर ली। फिर कहने लगा, अजीम नाग देवता की बहन केटी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज मुंह अंधेरे आपके पास आऊंगा और तुम्हें यहाँ से निकालकर मुल्क हिंदुस्तान के शुमाल में नाग देवता को तलाश करके उसके पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि अब ये मेरा फर्ज है। केटी ने कहा, तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ हिंदुस्तान में ही पहुंचा देना, आगे मैं खुद अंबरनाग मारिया को तलाश कर लूंगी। असगर सांप बड़ी मक्कारी से बोला, ये कैसे हो सकता है? अजीम नाग देवता की प्यारी बहन, मैं तुम्हें नाग देवता के पास पहुंचा कर आऊंगा। ये मेरा फर्ज है और मैं हर हालत में अपना फर्ज पूरा करूंगा। केटी ने सोचा कि इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर ये काला सांप उसके साथ नाग तक जाता है तो क्या हुआ? ये तो एक तरह से केटी को नाग को तलाश करने में आसानी हो जाएगी। चुनाचे उसने कहा, ठीक है भाई, तुम बेशक मेरे साथ ही रहना, मगर तुम्हारा नाम क्या है और क्या तू इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता है? असगर सांप बोला, मेरा नाम असगर सांप है और मैं बेशक इंसानी शक्ल बदल सकता हूँ। केटी ने सवाल किया कि तुम यहाँ से मुझे लेकर कैसे निकलोगे? असगर सांप ने कहा, यह बात तुम मुझ पर ही छोड़ दो केटी बहन, मैं तुम्हें ले जाऊंगा जैसे भी हुआ, क्योंकि मैं इस दुनिया से हिंदुस्तान की तरफ जाने के सारे रास्ते जानता हूँ। सिर्फ मेरे साथ एक नागिन होगी जो हिंदुस्तान के शुमाली इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। केटी ने नागिन पर भी कोई एतराज न किया। असगर सांप मुंह अंधेरे आने का वादा करके सबज सांप के साथ चला गया। सबज सांप को उसने महल के कमरे में ही रहने का हुक्म दिया और खुद वीरान महल के तय खाने में स्याफाम औरत के पास चला गया और उसे सारी बात सुना दी और कहा, नाग देवता को अपने कब्जे में करके उसे बदला लेने का सुनहरी मौका आ गया है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मुंह अंधेरे केटी के साथ मुल्क हिंदुस्तान के शुमाली इलाके की तरफ जा रहे हैं। तुम्हें मेरे साथ नागिन बनकर रहना होगा। स्याफाम औरत बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम नाग देवता की तलाश में हिंदुस्तान के शुमाली इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि जिस मुकाम पर हमें नाग देवता से बदला लेने के लिए कुर्बानी के लिए पेश करना है वो भी हिंदुस्तान के शुमाली इलाके में पोरशपुर के पास ही है। असगर खुश होकर बोला,
हम बड़े खुशकिस्मत है कि नाग देवता की बहन अपने आप हमारे पास आ गई है। उसकी वजह से हम नाग देवता को बड़ी जल्द तलाश कर लेंगे, क्योंकि केटी नाग देवता की खुशबू को हमसे ज्यादा फिजा में महसूस कर लेती है। इसी तरह बातें करते करते रात का पिछला पहर हो गया। तब असगर सांप ने स्याफाम औरत से कहा, अब तुम अपनी जून बदलकर नागिन बन जाओ। स्याफाम औरत ने कहा, मैं लाल नागिन की शक्ल इख्तियार करूंगी, तुम मुझे उसी नाम से पुकारना। दूसरे लम्हे स्याफाम औरत ने अपने हलक से एक फुंकार की आवाज निकाली और फौरन एक सुरख नागिन बन गई। असगर सांप ने उसे अपनी गर्दन में लपेट लिया और सीधा महल के कोने वाले कमरे में केटी के पास आ गया। वो उस वक्त इंसानी शक्ल में था, मगर उसने स्याफाम आदमी वाली शक्ल नहीं बना रखी थी, क्योंकि उस शक्ल को केटी पहचानती थी। असगर सांप एक दुबले पतले काले आदमी की शक्ल में था। उसने जाते ही केटी को सलाम किया और बोला, अजीम नाग की बहन केटी, मैं असगर सांप हूँ और अब इंसानी शक्ल में तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकालकर मुल्क हिंदुस्तान की तरफ ले चलूं। क्या तुम तैयार हो? केटी ने कहा, असगर भाई मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। असगर की गर्दन में लाल सांप लटक रहा था। केटी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये लाल सांप तुम्हारी नागिन है क्या? असगर बोला, हाँ केटी, ये मेरी नागिन है। मैं इसे लाल नागिन कहकर पुकारता हूँ। ये मुल्क हिंदुस्तान के शुमाली इलाके को अच्छी तरह जानती है, तुम इसे सांप की जुबान में पूछ भी सकती हो। केटी ने लाल नागिन की तरफ देखकर कहा, लाल नागिन, क्या तुमने हिंदुस्तान देखा है? लाल नागिन ने, जो असल में स्याफाम औरत थी और नाग देवता को पकड़कर उसको पोरशपुर के देवता के आगे कुर्बान करने में स्याह असगर के साथ मिली हुई थी, बड़े अदब से केटी को सलाम करके बोली, नाग देवता की अजीम बहन, मैं शुमाली इलाके में कई बार जा चुकी हूँ। हिंदुस्तान का ये इलाका मेरी नजरों में है, मगर क्या तुम्हें यकीन है कि नाग देवता वहां होगा? केटी को क्या पता था कि ये दोनों मक्कार इंसान नाग देवता की जासूसी कर रही हैं और वो नाग को हलाक करना चाहते हैं। उसने कहा, क्यों नहीं, मुझे यकीन है कि वो तिब्बत के इलाके से निकलकर अभी तक शुमाली इलाके में ही होंगे। लाल नागिन बोली, तुम बिल्कुल फिक्र न करो केटी बहन, हिंदुस्तान के शुमाल में टेक्सला से दूर पोरशपुर के पास एक पहाड़ी गार है, जिसके अंदर मेरा एक रिश्तेदार सांप रहता है। उसके पास एक ऐसा शीशा है जिसमें नाग देवता जहां भी होगा हमें नजर आ जाएगा। मैं तुम्हें अपने रिश्तेदार सांप के पास ले चलूंगी। केटी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, जब तो हम सीधा उस गार में ही जाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है असगर भाई? असगर को तो सारी साजिश का इल्म था। बोला, बिल्कुल ठीक है केटी बहन, हम पहले पोरशपुर वाले उस पहाड़ी गार में ही जाएंगे। अब चलो यहाँ से निकल चलते हैं। असगर ने केटी को साथ लिया। तहखाने के खुफिया रास्ते से निकलकर एक अंधेरी सुरंग में आ गया। उसने मोमबत्ती रोशन करके हाथ में थाम रखी थी। सुरंग काफी तंग थी, मगर असगर उस रास्ते से वाकिफ था। वो देर तक उस सुरंग में चलते रहे। आखिर सुरंग ने उन्हें एक बहुत बड़े पहाड़ के करीब एक दरिया के किनारे निकाल दिया। केटी ने देखा कि दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। पहाड़ के दामन में दरिया के साथ साथ हरी भरी घास में फूल हवा में लहरा रहे हैं और नाजुक टहनी वाले दरख्तों की कितार दूर तक चली गई है। केटी ने खुश होकर पूछा, असगर भाई, ये कौन सी जगह है? असगर ने मुस्कुराकर कहा, केटी बहन, ये हिंदुस्तान का शुमाली इलाका है और अगर हम इस दरिया के पार जाएं तो हम टेक्सला शहर पहुंच जाएंगे। केटी ने इत्मीनान का सांस लिया। बड़ी मुश्किल से उसे एक मुसीबत से निजात मिली थी। अब उसे अफरा-सियाब का ख्याल आ रहा था कि वो कहाँ होगा, जजीरे से निकला भी होगा कि नहीं, क्योंकि जब तक केटी मंत्र पढ़कर उसे पुराने जमाने में नहीं भेजती वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता था। अचानक केटी को फ्लैशबैक मंत्र का ख्याल आ गया। उसे सख्त नाउमीदी और मायूसी हुई कि उसे अभी तक वो मंत्र याद नहीं आ रहा था। केटी को बड़ी परेशानी थी कि उसको वो मंत्र याद क्यों नहीं आ रहा। उसने असगर से इस बारे में बात करनी मुनासिब ख्याल न की और खामोश रही। दरिया के किनारे उसे यूनानी और हिंदुस्तानी लोग एक घाट पर बैठे नजर आए। केटी समझ गई कि ये वो जमाना है जब टेक्सला पर सिकंदर ने हमला किया था और यूनान के लोग यहाँ आकर आबाद हो गए थे। ये दरिया का घाट था और लोग दरिया पार करने के लिए कश्ती का इंतजार कर रहे थे। असगर और केटी भी एक तरफ होकर बैठ गए। असगर ने लोगों के तजस्सुस से और उनके सवालों से बचने के लिए लाल नागिन को अपने लंबे कुर्ते की जेब में डाल लिया। थोड़ी देर में दरिया के दूसरे किनारे से मुसाफिरों को लेकर कश्ती वहां आ गई। मुसाफिर उतर गए, कश्ती खाली हो गई और इधर के मुसाफिर कश्ती में सवार हो गए। कश्ती मुसाफिरों को लेकर दरिया में दूसरे किनारे की तरफ रवाना हो गई। असगर और केटी कश्ती में एक दूसरे के करीब ही बैठे थे। अचानक लाल नागिन असगर की जेब से रेंगती हुई बाहर निकल आई। एक यूनानी बूढ़े ने नागिन को देखा और हैरान होकर असगर की तरफ तकने लगा, क्योंकि लाल नागिन के बारे में उसने एक यूनानी किताब में पढ़ रखा था कि अगर लाल नागिन को किसी तरह काबू में कर लिया जाए तो इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। कश्ती दरिया के पार पहुंच गई। सब मुसाफिर उतरकर शहर की तरफ रवाना हो गए। केटी भी असगर के साथ कश्ती से उतर पड़ी। असगर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो सामने एक टीला है, उस टीले के पार टेक्सला का मशहूर शहर आबाद है जिस पर चंद्रगुप्त का राज है।
केटी ने टेक्सला के शहर में पहुंचते ही सबसे पहला काम यह किया कि फिजा में नाग, अंबर मारिया, जुलीसोंग और थ्यूसोंग की खुशबू सूंघने की कोशिश की, मगर उस शहर की फिजा में उनमें से किसी की भी खुशबू नहीं थी। केटी ने असगर को बताया कि इस शहर में नाग, अंबर मारिया में से कोई भी नहीं है। अगर वो होते तो उनकी खुशबू जरूर आती। असगर नाउमीद नहीं हुआ था। उसे यकीन था कि केटी बहुत जल्द नाग का सुराग लगा लेगी और फिर वो लाल नागिन की मदद से उसे अपने काबू में करके देवता की भीड़ चढ़ा देगा। देवता की रस्म पूरी हो जाएगी, जिसके मुआवजे में देवता उसे दौलत से मालामाल कर देगा। नाग से बदला वो इसलिए लेना चाहता था कि उसने अपने बाप दादा से सुन रखा था कि उसके खानदान का सरदार एक बार एक खजाने के करीब पहुंच गया था कि नाग देवता ने उसे डसकर मार डाला। यूं उनके सरदार की जान भी गई और उन्हें दौलत भी न मिल सकी, जिसकी वजह से वो आज तक गरीब चले आ रहे हैं। यही कुछ सोचता हुआ वो केटी के साथ चला जा रहा था। लाल नागिन उसकी सदरी की जेब में थी। उसके पीछे यूनानी बूढ़ा भी लगा हुआ था, जो लाल नागिन को अपनी लंबी उम्र करने के लिए अपने कब्जे में करना चाहता था। केटी किसी सराय में उतरकर वहां अंबर, नाग, मारिया वगैरह का इंतजार करना चाहती थी। असगर का इरादा उसे पोरशपुर ले जाने का था, क्योंकि जिस देवता पर उसने नाग को कुर्बान करना था वो पोरशपुर के करीब ही एक वीरान मंदिर के खंडर में था। लेकिन केटी ने कहा कि वो कुछ रोज टेक्सला में रहकर अंबर नाग का इंतजार करना चाहती है। चुनाचे असगर को भी मजबूर होकर वहां रहना पड़ गया। वो एक सराय में उतर गई। उन्होंने 2 कोठरियां किराए पर हासिल कर ली। दोनों कोठरियां साथ साथ थीं। यूनानी बूढ़ा अभी तक उनके पीछे लगा हुआ था। असगर और केटी को अभी तक ये इल्म नहीं था कि ये बूढ़ा उनके पीछे लगा हुआ है। बूढ़ा यूनानी उन्हें सराय में ठहरता देखकर वापस चला गया। अब उसने वहां से तेज तेज चलना शुरू कर दिया। वो सीधा अपने मकान पर आ गया। ये यूनानी बूढ़ा जड़ी बूटियों का बड़ा माहिर था। इसके पास एक ऐसी बूटी थी कि अगर उसकी धुनी दी जाए तो आदमी फौरन बेहोश हो जाता था। उसने उस बूटी को पीसकर उसका सफूफ बना रखा था। यूनानी बूढ़े ने फकीर का भेष बदला और रात का अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। जब रात हो गई और अंधेरा छा गया तो वो फकीर के भेष में किशकोल हाथ में लेकर भीख मांगता हुआ उस सराय में आ गया जहां असगर और केटी ठहरे हुए थे। यूनानी ने देख लिया था कि असगर किस कोठरी में है। लाल नागिन असगर ही के पास थी। वो अंधेरे में दबे पांव चलता असगर की कोठरी के अकब में आ गया। यहाँ कोठरी की एक खिड़की थी जो बंद थी। उस खिड़की के नीचे सुराग था। यूनानी ने कान लगाकर सुना। उसे असगर के खराटों की आवाज सुनाई दी। उसने आहिस्ता से खिड़की को धकेला। खिड़की खुल गई। यूनानी ने झांककर अंदर देखा। असगर चारपाई पर गहरी नींद सो रहा था। यूनानी को खतरा था कि अगर लाल नागिन ने उसे देख लिया तो कहीं डरकर भाग ना जाए, या उसने फूंक मारी तो असगर की आंख न खुल जाए। असगर ने बेहोशी का सफूफ एक पोटली में बांध रखा था। उसने पोटली को आग लगा दी। सफूफ में से धुआं निकलने लगा। यूनानी बूढ़े ने पोटली कोठरी के अंदर फेंककर कोठरी की खिड़की बंद कर दी और खुद वहां से दूर चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया। खिड़की खोली तो अंदर से धुआं बाहर निकलने लगा। यूनानी जल्दी से एक तरफ हट गया। जब सारा धुआं खिड़की में से निकल गया तो वो कोठरी में दाखिल हो गया। उसने देखा कि असगर उसी तरह सो रहा है। असल में वो बेहोश हो चुका था। उसने उसकी सदरी के अंदर हाथ डाला। लाल नागिन जेब में थी, मगर वो भी बेहोश हो चुकी थी। यूनानी बूढ़े की खुशी से आंखें चमकने लगीं। उसने लाल नागिन को रुमाल में बांधा और जिधर से आया था उधर को भाग गया। रात के अंधेरे में ही वो अपने मकान पर पहुंच गया। इस यूनानी के पास एक ऐसी चमकीली बूटी का सफूफ भी था कि अगर उसे एक तिनके के बराबर किसी के मुंह में डाल दिया जाए तो वो इंसान या जानवर अपनी याददाश्त भूल जाता था। उसे ये खबर नहीं रहती थी कि वो कौन है और उसके पास कौन कौन सी ताकत है। यूनानी को मालूम था कि सांप के पास एक ही ताकत होती है कि वो डसकर दुश्मन को हलाक कर डालता है, और सांप को इस ताकत का एहसास उसकी याददाश्त की वजह से ही होता है। अगर उसकी याददाश्त खत्म कर दी जाए तो सांप को ये याद ही नहीं रहेगा कि वो डस सकता है। उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं रहेगा। नागिन भी एक सांप ही थी। यूनानी सबसे पहले उसकी याददाश्त खत्म कर देना चाहता था ताकि किसी मरहले पर वो उसे बेखबरी में डस ना दे। अगरचे यूनानी के पास सांप के कांटे का तरियाक मौजूद था, मगर ऐसा भी हो सकता था कि ये लाल नागिन इतनी जहरीली हो कि इसके काटने के बाद यूनानी को इतनी मोहलत ही न मिल सके कि वो तरियाक इस्तेमाल कर सके। चुनाचे उसने सबसे पहला काम ये किया कि लाल नागिन को कपड़े में से निकालकर उसका मुंह खोला और उसमें चमकीली बूटी की सफूफ को पानी में घोलकर डाल दिया। उसने लाल नागिन का मुंह बंद कर दिया। फिर लाल नागिन को एक जालीदार छोटे से पिंजरे में बंद करके यूनानी सो गया। वो जानता था कि लाल नागिन पर बेहोशी की दवा का असर सुबह तक रहेगा और सूरज निकलने के बाद वो होश में आ जाएगी। सुबह जब यूनानी की आंख खुली तो सूरज कब का निकल चुका था। वह जल्दी से लाल नागिन के पिंजरे के पास आ गया। नागिन को होश आ चुका था, मगर वो बेहद सुस्त और बेहिस होकर बैठी थी। यूनानी ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर कपड़े को उसके आगे कर दिया, मगर नागिन ने उस कपड़े को न डसा। चमकीली बूटी अपना असर दिखा चुकी थी। लाल नागिन की याददाश्त मुअत्तल हो चुकी थी। यूनानी ने अब अपनी उंगली उसके आगे कर दी।
तरियाक उसने पहले ही अपने पास रख लिया था, मगर नागिन ने यूनानी की उंगली को बिल्कुल ना काटा। हकीकत भी ये थी कि लाल नागिन अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसे याद ही नहीं रहा था कि वो स्याफाम औरत है और असगर के साथ नाग देवता को काबू में करने और उसे पौरशपुर के देवता पर कुर्बान करने के लिए टेक्सला आई थी और एक सराय में केटी के साथ ठहरी थी। वो ये भी भूल गई थी कि वो सांप है और उसका काम ही काटना है और डसना है। जब यूनानी को मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि नागिन मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में आ गई है, तो वो उसे लेकर शहर से दूर पहाड़ी के एक वीरान खुश्क कुएं में आ गया। इस कुएं के अंदर उसने एक खास कोठरी बना रखी थी जहां वो जड़ी बूटियों के तजुर्बे करता रहता था। उसने लोहे को सोना बनाने वाली बूटी भी तलाश कर ली थी, मगर वो अब बूढ़ा हो गया था और मरने के करीब था। अब सोना चांदी उसके लिए बेकार था। एक मन सोना भी उसको बुढ़ापे की मौत से नहीं बचा सकता था। वो सिर्फ अपनी उम्र लंबी करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा देर तक दुनिया में जिंदा रहना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि वो लाल नागिन को काबू में करके उसकी गर्दन काटकर उस पर खास किस्म की जड़ी बूटियों का तेल मले, फिर नागिन की सिरी को अपनी गर्दन में लटका ले। जब तक सांप की सिरी उसके गर्दन में लटकी रहेगी वो मर नहीं सकेगा। वीरान कुएं में उतरने के बाद यूनानी ने एक खुफिया सुरंग बना रखी थी। सुरंग के अंदर आकर उसने लाल नागिन को एक पटारी में बंद किया और जड़ी बूटियों के तेल की बोतल अपने करीब रख ली। अब नागिन को पटारी से निकाला और चाकू से उसकी गर्दन काटकर अलग कर दी। इसके बाद नागिन के सर को जड़ी बूटियों के तेल से साफ किया और जब नागिन की सिरी खुश्क हो गई तो उसे डोरी में बांधकर अपनी गर्दन में लटका लिया। यूनानी बूढ़ा अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ कि अब उसकी उम्र लंबी हो गई है और वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि लाल नागिन की सिरी उसकी गर्दन में मौजूद है। वो इस हकीकत को भूला हुआ था कि मौत से कोई नहीं बच सकता। यूनानी टेक्सला शहर में अपनी बूटियों की दुकान पर आ गया और दुकानदारी में मसरूफ हो गया। दूसरी तरफ जब सुबह सूरज निकलने के बाद असगर को होश आया तो ये जानकर उसका रंग उड़ गया कि लाल नागिन गायब थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो सोकर नहीं उठा बल्कि बेहोशी से होश की दुनिया में आया है। वो भागकर केटी की कोठरी में गया। केटी अभी तक सो रही थी। उसने केटी को जगाना मुनासिब न समझा। जब केटी सोकर उठी तो असगर ने उसे बताया कि नागिन कहीं रूपोश हो गई है। केटी ने कहा, मैं अभी किसी सांप को बुलाकर उसके बारे में पता करती हूँ। केटी ने सांप की आवाज में किसी भी सांप को आवाज दी। थोड़ी देर में एक सांप हाजिर हो गया। केटी ने नागिन के बारे में उससे पूछा तो वो बोला, नाग देवता की बहन, मैं यहाँ किसी लाल नागिन को नहीं देख रहा। हो सकता है वो शहर से बाहर जा चुकी हो और मैं गैबदार नहीं हूँ। गैब का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है। केटी ने सांप को वापस भेज दिया। असगर ने कहा, केटी बहन, ये तो बुरा हुआ। अब मेरी लाल नागिन मुझे सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकती है कि नाग देवता बड़े शीशनाग को हुक्म दे कि लाल नागिन जहां कहीं भी हो उसे हाजिर किया जाए। इसलिए अब नाग देवता से मेरा मिलना बहुत जरूरी हो गया है। केटी कहने लगी, मैंने पहले भी तुम्हें नहीं रोका था, अब भी नहीं रोक रही हूं। असगर भाई, तुमने मुझे एक दहशतनाक मुसीबत से निकाला है। मैं तुम्हारी जिस कदर खिदमत कर सकी करूंगी। नाग मिला तो उसे सबसे पहले तुम्हारी सिफारिश करूंगी ताकि नागिन तुम्हें वापस मिल जाए। असगर ने कहा, मेरी राय में हमें अब यहाँ से आगे चल देना चाहिए। आगे पौरशपुर का इलाका है, हो सकता है नाग देवता से वहां मुलाकात हो जाए। केटी ने भी सोचा, टेक्सला में रहकर अब क्या करूंगी। मुमकिन है नागंबर मारिया आगे किसी शहर में हो। चुनाचे वो उसी रोज असगर के साथ पौरशपुर के लिए रवाना हो गई। पौरशपुर वहां से एक दिन के सफर पर था। पौरशपुर लाने से असगर का एक ये मकसद भी हल हो जाता था कि वो उस वीरान मंदिर के करीब आ जाता था जहां उसने नाग देवता को देवता के बुत के आगे कुर्बान करना था। उसे पूरी उम्मीद थी कि नाग देवता वहां जरूर मिल जाएगा। वो जब पौरशपुर के कदीम शहर में पहुंचे तो शाम के दिए मकानों और दुकानों पर रोशन हो गए थे। इस शहर में भी यूनानी और हिंदी लोगों की आबादी थी। यहाँ भी वो एक सराय में आकर ठहर गए। केटी ने यहाँ आते ही फिजा में सूंघकर देख लिया था कि अंबरनाग मारिया में से किसी की भी खुशबू नहीं आ रही। असगर ने कहा कि हम यहाँ कुछ रोज क्याम करेंगे, हो सकता है कि नाग देवता का कोई सुराग मिल जाए। शाम को उन्होंने खाना खाया और अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। असगर को अभी तक ये मालूम नहीं था कि केटी एक खलाई मखलूक है। केटी ने यहाँ भी कदीम जमाने से लोगों को बुलाने वाला मंत्र याद करने की कोशिश की, मगर उसे वह मंत्र बिल्कुल याद न आया। अब वो परेशान हो गई कि आखिर उसे यह मंत्र क्यों भूल गया है। उसे अफरा स्याब का ख्याल भी आता कि वो जजीरे से निकलकर ना जाने किस तरफ चल दिया होगा। जब केटी जजीरे में गुम हो गई और अफरा स्याब को उसका कोई सुराग न मिला तो एक रोज उसने किसी दूसरे मुल्क में जाने का फैसला किया और अपनी जंबील में से सुलेमानी टोपी निकालकर सर पर ओढ़ी और गायब हो गया। गायब होते ही उसने फिजा में परवाज शुरू कर दी। जब वो दोबारा जमीन पर आया तो उसने देखा कि ये सरसब्जो शादाब पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी सड़क पर आ गया है जहां आगे काफिला चला जा रहा है। काफिले के घोड़े और ऊंट उसे दिखाई दिए। अफरा स्याब दौड़कर काफिले में शामिल हो गया। उसने एक मुसाफिर से पूछा कि ये काफिला किधर जा रहा है।
उसने ताज्जुब से अफरासियाब की तरफ देखा और बोला, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये काफिला मुल्क ईरान की तरफ जा रहा है? अफरासियाब ने सुलेमानी टोपी उतारकर अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। कहने लगा, भाई मैं इस इलाके में अजनबी हूँ, काफिले को देखकर इधर आ गया हूँ, मुझे भी ईरान ही की तरफ जाना है। अफरासियाब ने सोचा कि अब केटी का मिलना तो मुश्किल है, बेहतर यही है कि वो ईरान से होता हुआ अपने आबाई शहर बगदाद चला जाए। चुनाचे वो काफिले में शामिल हो गया। जब काफिले के सालार ने देखा कि एक मुसाफिर किराया अदा किए बगैर काफिले में आन शामिल हुआ है, तो वो अफरासियाब के पास आकर बोला, तुमने किराया अदा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें काफिले के साथ सफर करने की इजाजत नहीं दूंगा। उस जमाने में मुसाफिर जब काफिले के साथ सफर करते थे तो चोरों, डाकुओं और जंगली दरिंदों से महफूज हो जाते थे, क्योंकि काफिलों के साथ एक हिफाजती दस्ता भी सफर करता था जिसके पास तलवारें, नेज़े और तीर कमान होते थे। अफरासियाब वैसे भी हवा में गायब होकर सफर कर सकता था, मगर उसे ईरान को जाने वाले रास्ते का इल्म नहीं था। वो राह में भटक भी सकता था। ये रास्ते सिर्फ काफिले वाले ही जानते थे। अफरासियाब ने पूछा, भाई तुम्हारा किराया कितना है? मैं अदा कर देता हूँ। काफिला सालार कहने लगा, शक्ल से तो तुम मुझे कोई भिखारी लगते हो या कोई मस्करी मालूम होते हो। तुम इतनी रकम कहाँ से अदा करोगे? क्या तुम सोने के 20 सिक्के अदा कर सकते हो? अफरासियाब को सख्त गुस्सा आया। उसने जंबील में हाथ डाला और एक थैली बाहर निकालकर काफिला सालार के आगे जमीन पर उलट दी। थैली में से सोने के सिक्कों के साथ कीमती और अनमोल हीरे जवाहरात भी बाहर गिर पड़े। ऐसे जवाहरात सालारी काफिला ने पहले कभी नहीं देखे थे। वो तो दंग होकर रह गया। फौरन माजरत करने लगा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। अफरासियाब को अचानक ख्याल आया कि वो तो सुलेमानी टोपी पहनकर भी इस काफिले के साथ सफर कर सकता है। उसने फौरन सोने के सारे सिक्के और हीरे जवाहरात जमीन पर से उठाकर थैली में डाले, थैली को जमीन में डाली और बोला, ऐ गुस्ताख आदमी, अब मैं तुझे किराया भी नहीं दूंगा और तुम्हारे घोड़े पर सवार होकर तुम्हारे काफिले के साथ सफर भी करूंगा। इसके साथ ही अफरासियाब ने सुलेमानी टोपी अपने सर पर पहन ली। टोपी के पहनते ही वो गायब हो गया। काफिला सालार ने मुसाफिर को अचानक गायब होते देखा तो दहशत के मारे उसको पसीना आ गया। अफरासियाब ने उसे धक्का देकर परे किया और खुद घोड़े पर बैठ गया और बोला, तू मुझे देख नहीं सकता, मगर मैं तुम्हारे घोड़े पर मजे से बैठा हूं और तुम्हारे काफिले में शामिल हो गया हूं। अब काफिले को लेकर चल। काफिला सालार तो सख्त डरा हुआ था। उसने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है, मगर घोड़े की बागें अपने आप ऊपर को उठी हुई हैं। वो ऐसे चल रहा है जैसे उसे कोई चला रहा है। वो दूसरे घोड़े पर बैठ गया और काफिला अपने सफर पर रवाना हो गया। इसी तरह काफिले के साथ सफर करता अफरासियाब मुल्क हिंदुस्तान पहुंच गया। अभी वह टेक्सला नहीं पहुंचा था। टेक्सला अभी एक रात और एक दिन के सफर पर था कि काफिला हस्तनापुर के शहर की कारवांसराय में आकर रुक गया। आज से 2000 बरस पहले हस्तनापुर उस जगह आबाद था जहां आजकल हरिपुर, हजारा, एबटाबाद है। उस जमाने में भी ये शहर बड़ा खूबसूरत था और यहाँ चारों तरफ फलदार बाग थे और उनमें पहाड़ी चश्मे बहते थे। अफरासियाब को बिल्कुल मालूम नहीं था कि यहाँ अंबर, नाग, मारिया, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग पहले ही से मौजूद हैं। अफरासियाब उन लोगों से मिला नहीं था, मगर केटी की जुबानी उसे उनके बारे में और उनमें से हर एक की ताकत के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था।